हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे अपने सिलेबस स्टार्ट होने का। लास्ट एक वीडियो आ चुका है, अपलोड हो गया है। उसके अंदर हमने 10th क्लास का क्या सिलेबस रहने वाला है और क्या हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है उसको हमने डिस्कस किया था। और आज हम लेकर के आ गए हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। अगर किसी ने सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के एक बार उसे देखना जरूर। उसमें मैंने ये पूरा बताया था आपको कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। इसका नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। हाँ, अगर मैं पूरी चीज़ आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ, सारी चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर यहाँ पर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप उसे पॉज करके एक बार नोट करना और वापस ट्राई करना, जरूर समझ में आएगा। देखिए, चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है, रियल नंबर है क्या चीज़। तो देखिए, रियल नंबर से पहले मैं बात करता हूँ संख्याएं की। आई डोंट थिंक कि संख्या क्या है वो बताना पड़ेगा, नंबर क्या है वो बताना पड़ेगा, क्योंकि 10th क्लास में पढ़ रहे हैं इसलिए। लेकिन देखिए, संख्याओं से रिलेटेड जो चैप्टर है ना, वो अपने बचपन से आ रहे हैं। और फर्स्ट चैप्टर अक्सर किसी भी बुक का देखना आप 8th, 9th, 10th, 11th और 12th, ये सारे के सारा जो होता है वो संख्याओं से ही संबंधित होता है। मैं स्टार्टिंग से बिल्कुल स्टार्ट करता हूँ कि संख्याएं क्या चीज़ है। संख्याएं जो आज तक आपने देखी, अगर किसी ने आपसे आपकी एज पूछी तो आप जो बता रहे हो वो संख्या। अगर आपसे किसी ने टाइम पूछा और आप क्या बता रहे हो, 2:18, जो भी टाइम हो रहा है, जैसे अभी बज रहे हैं, जो भी टाइम हो रहा है 12:30, वो सारी की सारी क्या चीज़ है, संख्याएं। आपसे पूछे कि कुछ सामान आपसे मंगाया मार्केट से, तो आप लेकर के आए, कितना किलो लेकर के आए, भाई 4 किलो लेकर के आए, ठीक है। पेट्रोल का क्या दाम है, 108 रुपए, वो 108 क्या है, ये सारी की सारी चीज़ संख्याएं हैं। अब अगर मैं आगे संख्याओं को क्लासिफाई करूं, संख्याओं का वर्गीकरण करूं, तो वो दो तरीके की संख्याएं होती है। एक जो वास्तविक है, जैसे मैं वास्तविक, आप लोग वास्तविक, और फिर एक कल्पना, जो वास्तव में नहीं है वो क्या है, कल्पना। तो कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं जो काल्पनिक नंबर होते हैं। अब यहां पर मैं इसको सीधा सीधा कट कर देता हूं, क्योंकि इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि जो वास्तविक है ही नहीं, जो वास्तविक है उससे तो लेना देना है, जो वास्तविक है ही नहीं उसका हम क्या करेंगे, काल्पनिक संख्याओं का हम क्या करेंगे। तो काल्पनिक संख्याएं आपकी हायर क्लासेस में आती है, इसलिए इसे हम नहीं पढ़ने वाले, हम पढ़ने वाले हैं केवल वास्तविक संख्याओं को। अब देखिए, वास्तविक संख्याओं के अंदर भी क्या होता है। सबसे पहले हम बचपन से जब पढ़ते आए हैं तो वास्तविक संख्याएं पढ़ते थे। 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर आप देखते हैं तो वो परिमेय संख्या होता था, और 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर आप देखते थे वो अपरिमेय संख्याओं से रिलेटेड होता था। मतलब प्रॉपर ये नहीं, लेकिन इनसे रिलेटेड होता था। जहां परिमेय संख्या हमने पढ़ी, फिर अपरिमेय संख्याएं पढ़ी। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सबको मिक्स करके पढ़ने वाले हैं। परिमेय संख्याएं के बारे में अपन ने पढ़ा था प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी, जो 1 से शुरू होती है, अनंत तक चलती है। यहां पर एक बार लिख देता हूं मैं कि किस तरह से होते हैं। इनको अपन n से लिखते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ये चलता है। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, ये कौन होते हैं, इसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। और कहां से होते हैं, तो ये 0, 1, 2, 3 एंड आगे तक चलने वाले होते हैं। फिर आते हैं पूर्णांक, मतलब कि इंटीजर। अब इंटीजर जो है, इसे हम I से नहीं लिख करके, इसे हम Z से या फिर Q से लिख देते हैं। और क्या होते हैं, तो ये आगे से कुछ चलते हुए नंबर आए, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। देखो स्टोरी क्या है, ऐसी कुछ स्टोरी रही होगी आई थिंक कि संख्याओं का विकास कैसे हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या हुआ होगा, शुरुआत के अंदर कोई जो भी गाय, भैंस, बकरी ऐसे कुछ पालते हैं तो उनके पास में कुछ रहे होंगे। तो किसी के पास में, मान लो एक कोई पशुपालक था, उसके पास में 4 भैंसें रही होंगी। तो वो 1 भैंस, 2 भैंस, 3, 4, 5 इस तरीके से वो गिनते थे। चाहे वो उंगलियों पे गिने, चाहे मुंह से बोल करके गिने, लेकिन जो भी गिन रहे हैं वो सारी प्राकृत संख्या चल रही है, ठीक है। ये तो हो गई प्राकृत संख्या। मान लीजिए उसको किसी कारणवश अपनी सारी की सारी भैंसें बेचनी पड़ गई, सारी भैंसें बेच दी। अब उसके पास में क्या बचा, कुछ भी नहीं। तो क्या बोलेगा, कुछ भी नहीं। तो उसके लिए जब अपना 0 का इन्वेंशन हो गया, तो पूर्ण संख्या वहां पर एक 0 भी हो गया कि भाई गिनती अपनी 1 से शुरू नहीं हो रही। तो कहां से शुरू हो रही है, गिनती अपनी शुरू हो रही है 0 से। तो पहले गिनती जो होती थी 1, 2, 3, 4, 5, अब शुरू हो रही है 0, 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन अब उस पशुपालक ने क्या सोचा कि यार ऐसे तो काम चलेगा नहीं। 4 भैंस थी, एक आधी कोई मर गई, 2-3 मेरे को बेचनी पड़ गई, मेरे पास में बची भैंस 0, काम तो वापस शुरू करना पड़ेगा। तो उसने अपने मित्र से क्या किया, अपने मित्र की जिसके पास में अच्छी खासी संख्या थी भैंसों की, तो उसने बोला तू ऐसे कर, मेरे को तो 2 भैंस दे दे, मैं इनसे अपना व्यापार शुरू कर लेता हूँ, और जब मेरे पास में संपन्नता आ जाएगी मैं तेरे को तेरी भैंस वापस लौटा दूंगा। तो अब उसने क्या किया, 2 भैंस उसने मान लो ले ली। वास्तव में उसके पास में भैंस कितनी रही, या फिर जो भी चीज थी, जो भी पशु था वो कितनी रही, तो कितनी रही
दो उसकी थोड़ी है, दो तो उसे किसी और को लौटानी है, इसका मतलब वो माइनस में है। तो क्या हुआ, इस तरीके से धीरे धीरे माइनस वाली संख्याओं का डेवलपमेंट हुआ, जिसको अपन ऋणात्मक संख्याएं बोलते हैं। तो जब नेगेटिव में चली संख्याएं, तो नेगेटिव में अब ऐसा तो है नहीं कि भाई दो ही भैंस आएगी, भाई वो चाहे तो ज्यादा भी ले सकता था और चाहे तो नहीं भी ली थी जब उसके पास में नहीं थी। तो संख्याएं जो है वो नेगेटिव में चलती है और अनंत तक चलती है, कितनी भी हो सकती है। तो इस तरीके से संख्याएं जो बनी वो बनी अपनी पूर्णांक, -2, -1, 0, 1, 2, इस तरीके से। अब ये -3, -4, -5 इस साइड में आएंगे तो -3, -4, -5, -6 माइनस अनंत तक चलती रहेगी। ये सारी क्या है, पूर्णांक। अच्छा एक चीज और, वो यहां पर क्या है कि इसको अगर तोड़ूं मैं तो यहां पर क्या बन रहा है, पूर्ण प्लस अंक। अब देखो यही जो है ना, यही इंपॉर्टेंट चीज है, पूर्ण अंक। इसका मतलब ये जो चीज थी ना, ये सारी की सारी पूर्ण अंक में चल रही थी, मतलब सारी की सारी पूर्ण मिलेगी। मतलब -2 मिल रहा, -1 मिल रहा है, लेकिन -1.5 नहीं मिल रहा, 1 मिल रहा, 2 मिल रहा, 1.5 नहीं मिल रहा। इसका मतलब ऐसी संख्याएं, कैसी, मान लीजिए मैंने लिख दिया 1.8, ठीक है ना, 3.5, 4.87, ऐसी संख्याएं। अब ये संख्याएं कहां गई, क्योंकि ये ना तो प्राकृत संख्या में आई, ना पूर्ण में आई, ना पूर्णांक में आई, तो गई कहां, तो गई कहीं नहीं, यही है परिमेय संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं, अब याद करना 8वीं क्लास का पहला चैप्टर, नहीं याद होगा मुझे पता है, लेकिन मैं बता देता हूं। उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास थी परिमेय संख्या, और परिमेय संख्याओं की आती थी परिभाषा। और परिभाषा क्या होती है परिमेय संख्याओं की, तो परिमेय संख्या वे सभी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q इज नॉट इक्वल्स टू 0। केवल मैं बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे परिभाषा से हमें कुछ करना नहीं है, हमें केवल बात समझ में आनी चाहिए। ऐसी संख्याओं को हम क्या बोल रहे हैं, परिमेय संख्याएं बोल रहे हैं। तो ये सारी जो संख्या है ना, इन सबको भी हम परिमेय संख्या के अंतर्गत गिनते हैं, क्योंकि ये सब भी क्या p/q के रूप में लिखी जा सकती है। फिर इनके बाद में अब वास्तविक परिमेय संख्याओं में, परिमेय संख्याओं में पॉइंट्स वाले जो भी नंबर होते हैं वो भी सारे आ जाते हैं, जो इनके अलावा बचे वो सारे नंबर भी किसमें आ गए, परिमेय संख्या में। तो मैं इन शॉर्ट परिमेय संख्या को अब इधर जो रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो मैं इनको रिप्रेजेंट करता हूं, इसको रिप्रेजेंट करता हूं p/q से, ठीक है ना, p/q के रूप में हम इसे लिखते हैं। एक और बात कि ये z से नहीं होता है रिप्रेजेंट, इसे मैं q से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है, इसे मैं q से रिप्रेजेंट करता हूं। z से हमारी परिमेय संख्याएं आ जाएंगी। देखिए परिमेय संख्या हो गई। अब इसके बाद में आता है अपरिमेय संख्याएं, जिनके बारे में थोड़ा बहुत हमने 9th क्लास में पढ़ा था। जैसे इसका खाली एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, जैसे हो गया √2, √3, √5, वे संख्याएं जिनका रूट पूरा नहीं निकल पाता, वो अपरिमेय संख्याएं। फिर उसके बाद में बहुत सारी संख्याएं होती है, जब हम इसको पढ़ेंगे तो मैं आपको अच्छे से सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा कि अपरिमेय संख्याओं में और कौन कौन सी संख्याएं आती है। कुछ लोग बोलते हैं 22/7 और पाई जो होती है वो भी अपरिमेय संख्या होती है, तो वो मैं बता देता हूं कि अपरिमेय संख्या नहीं होती है। अगर पाई बोला जाए तो वो अपरिमेय संख्या 22/7 अपरिमेय संख्या नहीं है, लेकिन पाई का जो वास्तविक मान है 3.14 और उसके आगे बहुत सारी संख्याएं चलती है, मतलब डिजिट्स चलते हैं, वो अपरिमेय संख्या फिर भी होती है। ये सारी थी परिमेय संख्याएं। अब हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं, तो हमारा जो काम है वो केवल यहां तक सीमित है। वास्तविक संख्याओं के बारे में ये पढ़ना है, ये भी कुछ इतना डीप नहीं आएगा, केवल हमें परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या इसके बारे में पढ़ना है। 1.1 जो है वो परिमेय संख्या से रिलेटेड है और 1.2 जो है वो अपरिमेय संख्या से रिलेटेड है। तो यहां पर मैं 10 सेकंड का एक पॉज लेता हूं ताकि आप एक बार इसे अच्छे से समझ लो। नहीं समझ में आता है कोई चीज तो पॉज करके थोड़ा पीछे जाकर के वापस आप इसे देख सकते हो। हाँ तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपने कर लिया होगा, इसको नोट अच्छे से समझ लिया होगा और अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा। मैं आता हूं 1.1 के कुछ टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसका पहला और बढ़िया और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है गुणनखंड, और इसे भी अच्छे से सीख लेना क्योंकि पूरी 10th क्लास काम में आने वाला है। आगे जब जब मैथ्स पढ़ोगे तब तब काम में आएगा कौन, गुणनखंड। गुणनखंड मतलब कि फैक्टराइजेशन, इंग्लिश में अपन इसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अब ये गुणनखंड का मतलब क्या है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के आपको बताता हूं। वैसे आपने ये बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसे छोटी क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन फिर भी एक बार पूरी की पूरी चीज को रिवाइज करने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे मैंने लिया 24। अब ये 24 जो है, इसके अगर मैं गुणनखंड करूं तो इसके गुणनखंड क्या हो सकते हैं सर? हो सकता है इसका गुणनखंड 12 गुणा 2 हो जाए, 12 दूनी 24। तो जरूरी थोड़ी है, हो सकता है 6 गुणा 4 हो जाए, 6 चौक 24, ये भी इसका गुणनखंड है। हो सकता है 3 गुणा 8 हो जाए, हो सकता है 24 गुणा 1 हो जाए, 8 3 अट्ठे 24, 24 एकम 24। इसके अलावा और कुछ हो सकता है? हाँ, तो और भी कुछ बन सकते हैं भाई। 12 गुणा 2 किया, 2 गुणा 12 कर लो, 6 गुणा 4 किया, 4 गुणा 6 कर लो। तो इस तरीके से और भी इसके बन सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे हैं इसके गुणनखंड। क्या है? गुणनखंड।
अब मैं बात करता हूं गुणनखंड के बाद में अभाज्य गुणनखंड की। अभाज्य गुणनखंड, ये अभाज्य गुणनखंड क्या चीज है? अब मैं इसके ऊपर स्टार लगा रहा हूं। स्टार इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि 1.1 जो है ना वो यही टॉपिक है अपना। देखिए गुणनखंड का मतलब तो क्या है कि आप उसके खंड गुणन लिख दो, मतलब कि आप उसको कितने गुणा के अंदर आप उसे कितने खंडों में तोड़ सकते हो वो लिख दो। ये हो गए इसके सारे गुणनखंड। हाँ जरूरी थोड़ी कि सर ऐसे ही लिखें, ऐसा भी तो लिख दें, जैसी आपकी मर्जी वैसे लिख दो। देखो 12 को मैंने 4, 3 और 2 में तोड़ दिया। अब इस तरीके से आप चाहो तो 24 है। अब इस 24 को किस में तोड़ सकते हो? 2 गुणा 12 गुणा 1 में। वैसे तो कुछ यही बन गया, लेकिन 2 गुणा 12 गुणा 1 में तोड़ दो, कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। आंसर अपना क्या आ रहा है लास्ट में? गुणनखंड। मैं बात करता हूं ना अगर अभाज्य गुणनखंड की, तो उसके पहले आपको एक शब्द समझने की जरूरत है, अभाज्य। अभाज्य संख्या क्या होती है? आई थिंक 10th क्लास के अंदर हैं तो हम जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देता हूं। अभाज्य का मतलब होता है वो संख्या जिसमें केवल उसी का भाग जाए, जिसमें केवल उसी का भाग जाए। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 13। अब देखो 13 जो है इसके अंदर किसका भाग जाएगा? तो 13 के अंदर केवल 13 का भाग जाता है, और 13 का भाग जाता है तो 1 आ जाता है। एक ऐसी संख्या है जिससे सब में भाग जाना ही है, इसलिए जैसे एग्जाम्पल आपने ले लिया 17, मैंने एग्जाम्पल ले लिया 29, तो 17 में किसका भाग जाता है? 17 के अंदर भाग जाता है केवल 17 का। आंसर क्या आता है? 1। या फिर ऐसा बोलूं कि केवल 1 का भाग जाता है और 17 का भाग जाता है। 29 की बात करें तो 29 और 1, तो ये ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या है। अच्छा और क्या है जो मैंने लिखा ही नहीं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारी की सारी क्या हैं? ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं। और मुख्य हमारा पाला अभी इस गेम में जो पढ़ने वाला है, मतलब इस गेम में, कौन से गेम में? अभाज्य गुणनखंड के गेम में जो पाला पढ़ने वाला है वो इन्हीं संख्याओं से पढ़ने वाला है। एक बार नहीं बार बार पढ़ने वाला है, लगभग हर क्वेश्चन में पढ़ने वाला है। देखो क्या है, ये 2 जो है ना वो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, मतलब एक ऐसी अभाज्य संख्या। ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं मैं। 2 जो है, यहां पर मैं अलग से नोट कर देता हूं इस पॉइंट को, कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो अभाज्य भी है और सम भी है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? केवल 2, क्योंकि ये सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। अभाज्य संख्या मैंने बोला जिसमें केवल उसी का भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता। 2 वो संख्या है जिसमें केवल उसी का भाग जा रहा है और किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा। उसके बाद में देख लीजिए 3, 5, 7, 11, 13, ये सारी भी अभाज्य संख्या है। तो अगर मुझे इसी एग्जाम्पल से बताऊंगा मैं आपको, मैंने एग्जाम्पल लिखा, देखिए इसका एग्जाम्पल लिखा 24। अब इसी एग्जाम्पल को मैं बताता हूं, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं इसको ताकि समझ में आ जाए। ये तो है जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको इधर। अब इधर आता हूं मैं एक एग्जाम्पल लेकर के। एग्जाम्पल ले लिया मैंने 24 को ही, तो 24 को मैं इधर से ही ले लेता हूं। देखिए 12 और 2, इसको मैंने आगे लिखा था 4, 3, 2। इस 4 को भी मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 2 में, तो मैं 24 को लिखूंगा क्या? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। ये क्या है? इसके अभाज्य गुणनखंड है। देख लीजिए इसमें से एक एक जो टुकड़ा है ना, एक एक टुकड़ा वो अपने आप में अभाज्य संख्या है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यह है इसके अभाज्य गुणनखंड। 24 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। और इसे हम कैसे लिख देंगे? देखिए 2 एक बार, 2 2 बार, 2 3 बार। तो हमने छोटी क्लास में पढ़ा है कि इसे हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं, और 3 के ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसे हम 3 की घात 1 लिख सकते हैं। तो अब अगर आपसे पूछे 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 की घात 3, 3 की घात 1। ये इस तरीके से चलेंगे अभाज्य गुणनखंड। देखो अभी तक मैंने जो भी पढ़ा है ना आपको, वो सारी 6th 7th 8th 9th तक की बात पढ़ते हुए आए हैं, क्योंकि ये तो बहुत छोटी सी चीज है। इसे हमने बचपन के अंदर किस तरीके से निकाला था, तो वो पैटर्न भी आपको ध्यान होगा। मैं अब कोई बड़ा नंबर लेता हूं और फिर आपको बताता हूं। एक और एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल लिया 140। ठीक है, 140 लिया। अब इसके लिए जो हम बचपन में तरीका यूज करते थे वो बताता हूं मैं आपको। क्या लिखूंगा मैं इधर? 140। इसके अंदर क्या करेंगे? भाजकता के नियम सबको ध्यान होंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? इसके अंदर 2 से भाग देंगे। 2 से भाग दिया, भाजकता का नियम मतलब कि 2 से भाग दे रहा हूं, तो 2 से ही भाग क्यों दे रहा हूं मैं? सीधा सीधा इसके अंदर 8 से भाग क्यों नहीं दे रहा? पहली बात तो ये कि 8 से भाग नहीं दे रहा क्योंकि मुझे क्या चाहिए? अभाज्य गुणनखंड चाहिए। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या से दे रहा हूं भाग। और 2 से ही क्यों दे रहा हूं? क्योंकि 2 का भाग इसमें जाता है, क्योंकि ये सम संख्या है। फिर उसके बाद में देखूंगा अगर 3 से भाग जाने का नियम लगता है, 3 से भाजकता का नियम लगता है तो 3 से भाग दूंगा। अगर 5 से भाजकता का नियम लगता है तो 5 से भाग दूंगा। 2 से भाग देते हैं। 2 सत्ते 14,
और 0 के 0, वापस 2 से भाग जाएगा, 2 तिया 6, कैरी बचा, हासिल बच गया इसके पास 1, 10, 2 पंजे 10। अब देखिए क्या 2 से भाग चल जाएगा क्या 35 में? तो नहीं जाएगा, तो क्या करें, 3 से भाग दे देते हैं। तो 3 से भाजकता का नियम क्या होता है? डिजिटल सम, मतलब कि अंकों का योग कीजिए, वो 3 से भाग होना चाहिए। तो 3 और 5 8, 8 तो 3 के पहाड़े में नहीं आता, मतलब 3 से भाग नहीं जाएगा। तो 3 की अगली अभाज्य संख्या 5, 5 से भाग दो, तो 5 से भाजकता का नियम है कि उसका इकाई का अंक 0 अथवा 5 होना चाहिए। 5 दिख रहा है मतलब 5 से भाग जाएगा, तो 5 से भाग जाएगा, 5 के पहाड़े में 7 बार। अब 7 तो खुद ही अभाज्य संख्या है, इसलिए 1 बार। तो अब 140 जो है उससे मैं इस रूप में लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा, देखिए 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो इसे लिख दूंगा 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। ये हुआ 140 को अब लिखने का तरीका। आई होप यहां तक की पूरी बात समझ में आई होगी, क्योंकि गुणनखंड से अभाज्य गुणनखंड की तरफ आए। अब अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 1.1 जो एक्सरसाइज है हमारी पहली प्रश्नावली है, वो इसी से रिलेटेड है। अभाज्य गुणनखंडों का प्रयोग करके आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं, और 1.2 जो रहेगी वो आपकी अपरिमेय संख्याओं से संबंधित रहेगी। आपके पास मैं वापस 10 सेकंड का एक बार पॉज लेता हूं, आप एक बार इसे पूरा नोट कर लेना और देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए 1.1 प्रश्नावली अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले जो अभी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था वो था अभाज्य गुणनखंड का। अब आ रहे हैं क्वेश्चन, देख लीजिए एक बार। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए, मतलब वही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था, वही करना है। तो फर्स्ट वाले को अब मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि मैंने ये आपको एग्जाम्पल करते हुए भी बता दिया था। एक 156 सेकंड क्वेश्चन है, इसे भी मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि आपके पास भी कुछ होना चाहिए करने के लिए, वरना मुझे पता है अभी आपने जो नोट्स किया वो अब सीधे एग्जाम के टाइम पे खुलेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा अच्छा लगता है तो मैं करता हूं इसे। देखिए मैंने क्वेश्चन लिया 3825। अब हम क्या करेंगे, देखिए अगर आपको डायरेक्ट इसके निकाल पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, मतलब आपकी कैलकुलेशन अच्छी है। नहीं निकाल पा रहे हैं अगर मेरी जैसे, तो कोई बात नहीं, हमारे पास में जो तरीका है उससे कर लेते हैं। मैं निकाल लेता हूं इसके अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड इसके किस तरह से निकलेंगे, देखिए सबसे पहले तो वही तरीका, ये बना दिया हमने इसके लिए जो स्ट्रक्चर बनता है वो। अब देखिए सबसे पहले अभी 140 का जब हमने किया था तब मैंने सबसे पहले उसमें 2 से भाग दिया था, ठीक है। मुझे पता है यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको देखते ही पता चल जाएगा किससे भाग देना है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स वैसे भी होंगे, जैसा स्टूडेंट मैं खुद था, कि क्या होता है मुझे तो पता ही नहीं चल रहा, मैं तो सबसे पहले इसमें 2 से भाग ही दूंगा, 2 से भाग दूंगा, जब वो नहीं जाएगा ना तब पता चलेगा 2 से नहीं जा रहा, फिर 3 से भाग दूंगा, 3 से भी नहीं जाएगा तो फिर आगे वाली संख्या से भाग दूंगा। कोई बात नहीं, अगर ऐसा करते हैं तो रफ में करके देखना। अब मैं तरीका बताता हूं। देखिए ये सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है, 2 से तो भाग इसमें नहीं जाने वाला, क्योंकि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो ही 2 से जाना है। 3 से भाग देने के लिए क्या करते हैं, डिजिटल सम करते हैं। डिजिटल सम करके देखिए, डिजिटल सम करने का मतलब हो गया 3 + 8 + 2 + 5, ये करके देखिए। तो 8 और 3 11 और 2 13 और 5 17 कि 18 हो रहा है, हाँ जी बिल्कुल 18 हो रहा है, 13 5 18। क्या 18 3 से भाग होता है, हाँ जी होता है, 3 6 18। इसका मतलब मैं इसमें किससे भाग देने वाला हूं, 3 से भाग देने वाला हूं। 3 से भाग दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 में 6 गए, बच गए 2, 3 सत्ते 21, 1 3 पंजे 15। अब वापस एक बार देखना क्या वापस 3 से भाग चल जाएगा इसमें, तो वही वाला तरीका आपको यूज करना है, सबको जोड़ करके देखना। अगर 3 से भाग जाता है तो हाँ 3 से भाग इसमें जाएगा। 12 में दीजिए भाग, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, बचा 1, 3 पंजे 15। क्या वापस भाग जाएगा क्या, तो देखिए एक बार वही तरीका लगाइए। 4 + 2 6, 6 और 5 11, 11 3 से भाग नहीं होता, इसलिए अब इसमें 3 से तो भाग नहीं जाएगा, तो आगे वाली संख्या से भाग दो। किससे दें भाग देना इसमें 5 से। 5 से जब भाग जाएगा तो इकाई का अंक 5 अथवा 0 हो तो 5 से भाग पूरा जाएगा, इसलिए इसके अंदर 5 से भाग जाएगा। 5 से भाग दीजिए, 5 8 40, बचे हासिल 2 25, गया 5 बार। अब वापस इसे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, बच गए 3, 3 5 35, 5 सत्ते 35। क्या 17 अभाज्य संख्या है, तो हाँ 17 अभाज्य संख्या है। अब देखिए ये हमारे पास में इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए, तो मैं यहां पर इसका सॉल्यूशन जो लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, 3 8 2 5। इसका जब अभाज्य गुणनखंड हमने निकाला तो वो क्या बना, 3 गुणा 3 गुणा
5 गुणा 5 गुणा 17, ये हमारा आंसर है। यहाँ छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर घात के रूप में लिखना चाहें तो देखिए 3 कितनी बार है, 2, तो 3 की घात 2, 5 की घात कितनी, 2 गुणा 17, ये आपका आंसर हो गया। अभाज्य गुणनखंड में लिखने थे, ये आ गए इसके अभाज्य गुणनखंड। मैं आगे चलता हूं और अगला क्वेश्चन 5005 5005 इसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास, 5005, ये लिया हमने 5005। इसका निकालना शुरू करते हैं हम अभाज्य गुणनखंड विधि से। गुणनखंड 5005 ये लिया और निकालिए। देखिए वापस वही बात, इकाई का अंक क्या है, विषम संख्या है, ये पूरी संख्या विषम है, 2 से भाग नहीं जाएगा। डिजिटल सम करके देखिए 5 + 0 + 0 + 5, पूरा करने की जरूरत नहीं, 5 + 5 10 हो रहा है, मतलब 3 से भी भाग नहीं जाएगा। अब इसमें भाग जाएगा सीधा 5 से, 5 से भाग दीजिए, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5, ये भाग हो गया इसमें 5 से। अब इसके बाद में ये क्वेश्चन बन गया हमारा इंटरेस्टिंग, क्यों, क्योंकि 1 + 1 3, अच्छा 3 से तो पहले चेक कर लिया, 5 से भाग जा नहीं रहा, मतलब 5 की अगली संख्या 7। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर क्या करें, 7 का तो हमें भाजकता का नियम पता ही नहीं है। 7 की भाजकता का नियम है लेकिन वो बड़ी संख्याओं में लगता है, तो यहाँ पर मत ही लगाइए आप, ज़्यादा सही है। क्योंकि आप अगर आप ऐसी हार्ड चीज़ सीखते हैं खाली ऐसी सिंपल सी संख्या को सॉल्व करने के लिए, तो कोई मतलब नहीं है। 7 से भाग दे करके देखिए, अगर आपको दिमाग ज़्यादा नहीं चलता तो साइड में करके देख लीजिए, रफ वर्क के अंदर। 7 से मैंने भाग दिया इसे, 7 एकम 7, बच गए 3 0 एज इट इज़, 7 चौक 28, बच गए 2 और 1, 7 से 3 बार, 7 तिया 21, बिल्कुल सही। और ये 7 से पूरा पूरा इसके अंदर भाग जाएगा। देखिए तो यहां पर अब 7 से भाग दे देते हैं, 7 से भाग दीजिए। अच्छा वैसे 143 आना है यहां पर, ठीक है, एक बार कैलकुलेशन पूरी चेक कर लेना, ठीक है। अब वापस एक बार इसे भाग दे करके देखते हैं, क्या 7 से भाग जाएगा, क्या 7 से भाग जाएगा क्या इसमें, तो 7 से भाग नहीं जाने वाला। तो 7 का अगला नंबर कौन आता है, उससे भाग देंगे। 7 के बाद में देखिए 8 नहीं, 9 10 नहीं, अगला भाग देंगे हम 11 से। 11 से भाग दीजिए, 11 से भाग दीजिए, 11 एकम 11। अच्छा जैसे मैंने इसको 7 से भाग देके देखा था, मैंने इसको कर लिया है माइंड में, आप अलग एक बार करके देखना। अगर 11 से भाग जाता है तभी आपको 11 इधर लिखना है और भाग देना है, अदरवाइज नहीं करना है। 11 से भाग दिया, 11 एकम 11, कैरी बचा 3, 11 तिया 33। अब 13 है एक अभाज्य संख्या, उससे एक बार भाग जाएगा, ये आ गया हमारा आंसर। ये रफ वर्क था, मैं इसे साइड रफ कर देता हूँ एक बार। देखिए अब इसे भी कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम 5 7 11 13 सब एक बार ही है, तो सीधा सीधा लिख देंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ये हमारा आंसर। एंड आई होप कि जैसा 4th क्वेश्चन है वैसा ही सारे क्वेश्चन अब सेम है। तो 5th क्वेश्चन जो है उसे मैं इसी जगह एक बार जगह बना करके कर देता हूं, हो जाएगा यहाँ पर। इतनी जगह में कंप्लीट करने की ट्राई करते हैं इसे। 5th क्वेश्चन ये है आपका 7 4 2 9। देखिए इसके लिए भी इसी तरह का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 7 4 2 9 कीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। सबसे पहले विषम संख्या है, 2 से भाग नहीं जाएगा, तो भाग किससे दें, 3 से। चेक कीजिए, इसे चेक करेंगे, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22। इसका मतलब 22 में 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए इसके अंदर 3 से भी भाग नहीं जाएगा। 3 की अगली संख्या 5, 5 से भाजकता का नियम है। देखिए जितनी बार मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं और जितनी बार मैं अभाज्य संख्या मतलब अभाज्य गुणनखंड निकाल रहा हूं, हर बार उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या नियम लगना है, मतलब भाजकता का क्या नियम लगना है, वो मैं बता रहा हूं आपको। और उसके पीछे मेरा उद्देश्य यही है, मैंने आपको शुरू के अंदर बोल दिया था कि अब पढ़ाई ऐसी करेंगे कि आपको कोई सूत्र याद नहीं करना पड़े, तो वो कभी याद नहीं होगा। जब ऐसी चीज मैं बार बार बोलता रहूंगा ना, तब तब आपके माइंड में वो चीज रिकॉल होती रहेगी, आपको बार बार याद नहीं करना पड़ेगा। अब जा करके ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार 3 से भाजकता का नियम क्या है, इतनी बार अभी मैंने बता दिया तो दिमाग में रहेगा। 5 से भाजकता का नियम क्या था कि इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए, नहीं है 5 से भाग नहीं जाएगा। 7 से क्या करें, 7 से भाग दे करके देखिए, 7 एक ये जाएगा 42 के अंदर चला जाएगा, लेकिन 9 के अंदर नहीं जाएगा, मतलब 7 से भी भाग इसमें नहीं जाता है। उसकी अगली संख्या से भाग देने की कोशिश कीजिए, तो 7 की अगली संख्या इधर आएगी 8 9 10, इनसे भाग देना नहीं है। 11
क्या 11 से भाग जाएगा? तो 11 से 74 के अंदर साइड में एक बार भाग दे करके देख लेते हैं। 11 से भाग दिया अपने 7 4 2 9 को, 7 4 2 9 भाग दे करके देखिए 11 से 6 बार 66, 4 और 4 8 और इधर 2, 7 बार 77, कितने बच गए? 5 और 9, भाग नहीं जाता। इसका मतलब 11 से भी भाग इसके अंदर नहीं जाना है। अगली संख्या क्या आएगी हमारे पास में? 13। अब किससे भाग दे करके देखूंगा मैं? अच्छा, जो काम मैं रफ में कर रहा हूं ना इस जगह पर, वो आपको रफ में ही करना है, क्योंकि हमारा काम यहां पर बिल्कुल साफ होना चाहिए, एकदम क्लीन काम चलना चाहिए। इसलिए काम जो आपका रफ में चलना है वो रफ का साइड में बता रहा हूं मैं, और उसे मैं रफ भी कर देता हूं। 13 से भाग दे करके देखिए, ठीक है। 13 से जाएगा 5 बार, बचे 65, इधर बचे 9 और ये 2, 13 सत्ते 91, ठीक है, बच गया 1 और 9। अब इसके अंदर भी भाग नहीं जाता, इसका मतलब 13 से भी भाग इसमें जाने वाला नहीं है। तो अगली संख्या 13 के बाद में किससे? 17 से। अब मैं थोड़ा से फास्ट करने के लिए वर्बली चेक करता हूँ, वरना एक क्वेश्चन में काफी टाइम लगा देंगे। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन जो है वो आपको भी माइंड में करने की कोशिश करनी है। एक बार इसे चेक कर लेते हैं, क्या ये 17 से भाग जाता है क्या? 13 का अगला नंबर क्या आएगा? 17। 17 से 4 बार 68, बच गए 6, ठीक है। अब ये 17 से भाग जाएगा। अब मैं यहां पर बता देता हूं आपको, एक बार करके बता देता हूं। देखिए 7 4 2 9, 17 से भाग देंगे, 17 से भाग दीजिए, 17 से 4 बार 68, बच गए 4 और 2 6, 17 तिया 51, बच गए 11 और 9, 17 सत्ते 119। इसका मतलब कितना आएगा आपके पास में? 4 3 7। अब वापस क्या ये 17 से भाग चल जाएगा क्या? तो एक बार मन में करके देखना है इसे। 17 से 2 बार 34, बच गए 9 और 7, ठीक है। 17 से नहीं जाता है, इसका मतलब 17 की अगली संख्या से चेक करना होगा। अब मैं बार बार वहां करके नहीं देखूंगा, लेकिन आपका ये काम रफ का रहेगा। मैं उसे 19 से डिवाइड करता हूं अगली बार में। तो 19 से डिवाइड करना, 19 दूनी 38, बच कितने गए? 2 और 3 5 7, 19 से पूरा भाग इसमें जाता है। तो ये गया 19 से, देखिए 19 से भाग देंगे, 19 दूनी 38, बच गए 5 5 7 57, 19 तिया 57। अब इसमें वापस 19 से भाग देने की कोशिश करना। 23 जो है वो अभाज्य संख्या आ चुकी है आपके पास में, तो ये अगले भाग किससे जाएगा? इसमें 23 से जाएगा, और ये एक बार गया। तो 7 4 2 9 जो है इसका आंसर क्या आएगा आपके पास में? 17 गुणा 19 गुणा 23, ये आपका आंसर है। एक बार जल्दी से लास्ट के 5 मिनट में लगाता हूं और आपको पूरी चीज बता देता हूं कि क्या करना है। पहला और दूसरा क्वेश्चन मैंने स्किप किया, पहला भी इसके पहले एग्जांपल में बता दिया था, दूसरा जो है वो आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इजी है इसलिए मैंने इसको छोड़ा है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये 3 क्वेश्चन किए हैं। थर्ड था 3825, अभाज्य गुणनखंड विधि ही लगानी है, विषम संख्या है, 2 से भाग नहीं होता है, 3 से भाग दिया, जब तक 3 से गया ठीक है। 5 का नियम देखा, 5 से नियम लगता है, 5 से भाग दिया, 17 से भाग जाएगा लास्ट में। ये इसके अभाज्य गुणनखंड, जितनी बार वो गुणनखंड आया है उतनी उसकी घात लगा सकते हैं। तो 3 की घात 2 लगा दी, 5 की घात 2 लगा दी, गुणा 17। यहां पर 5005 स्टार्टिंग में ना 2 से भाग गया ना 3 से गया, 5 से भाग जाते हुए दिखता है, 5 से भाग दिया, फिर 1001 आता है। तो 5 का अगला अभाज्य नंबर 7 से शुरू करेंगे, 7 से शुरू किया 143 आया। अब देखिए डायरेक्ट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है, नहीं होता है रफ में काम कीजिए। काम हमारा इधर साफ होना चाहिए, ये नहीं कि मैं पहले इसको 5 से वापस कर दिया, अब नहीं जा रहा तो उसको काटा, काम आपका खराब होगा। और वैसे भी अभी तो बहुत टाइम है, आराम से प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ा टाइम बाद में, अभी ये आपको चेक करना पड़ रहा है, बाद में नंबर हम देखेंगे ना तो नंबर खुद हमें बोलेगा कि इससे भाग दे दे भाई, और आप दे दोगे और आप कर लोगे। बस जुड़े रहिए हमसे। 11 से भाग दीजिए, 13 बार गया, 13 से एक बार, ये इसके गुणनखंड। लास्ट जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहां पर किया है जगह बना करके। 7 4 2 9 7429 के अंदर 17 से, फिर 19 से और फिर 23 से। इसी के साथ में हमारा 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट है। अब देखिए इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए मैं आपको एक बार बता देता हूं, हम उनको अगली क्लास के अंदर करने वाले हैं। वो जो क्वेश्चंस हैं आज के लिए अभी इतना ही करेंगे, क्योंकि एक साथ करने पर समझ नहीं आएगा। आगे जो है वो अभाज्य गुणनखंड जो है इसका प्रयोग करके हम एलसीएम और एचसीएफ सीखने वाले हैं, निकालने वाले हैं। एलसीएम और एचसीएफ हमने पहले भी सीखा है, कोई नई चीज नहीं है। यहां तक कि हमने भिन्नों का भी एलसीएम और एचसीएफ किया है, तो ये तो छोटी मोटी चीज है, तो कर लेंगे इसे आराम से। लेकिन फिर भी एक बार आपको ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अभी कुछ कमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो आपके माइंड में, मतलब क्वेश्चन ऐसा चल रहा होगा सर प्रैक्टिस कहां से करेंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप उसके अंदर
आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड वो भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, और जो स्टडी मटेरियल है वो भी वहां पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप आराम से वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, यदि आपको एडिशनल क्वेश्चन चाहिए या फिर इनके भी सॉल्यूशंस चाहिए, वैसे आपको सॉल्यूशन आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लीजिए और आराम से उसे नोट कीजिए। अगर आपको फिर भी सॉल्यूशन चाहिए हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। और कोई अगर आपका डाउट होता है, प्रॉब्लम होती है, तो आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इंस्टा और फेसबुक और टेलीग्राम इन सब के ऊपर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब वापस लास्ट का 5 मिनट आपका मैं लूंगा, और वो इसलिए कि ये जो है, ये देखिए कोई हार्ड चीज नहीं है। आज जो पढ़ा है हमने बिल्कुल इजी पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं आपको इस तरह से लेकर के चला हूं कि अगर इस लेक्चर को कोई 8th क्लास स्टूडेंट, 9th और 10th कोई भी स्टूडेंट देखे, उसे एक बार में समझ में आए, इसलिए इतना डीप लेकर के मैंने चला है। आगे जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो इससे थोड़े से हार्ड आने वाले हैं, तो उनका लेवल उस तरीके का रहेगा। अब अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। मैंने इसकी लैंग्वेज इस तरह से इजी बना करके रखी है कि आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखना, शेयर करना। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।